आपके साथ उस्मा एजाज खान न्यूज़ कैफे में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुशामदीद। कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत से, खुशबाश, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। हम भी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ आपके पास कुछ इल्म सीखने के लिए और कुछ आपको बताने के लिए मौजूद होते, शायद वो आपके किसी काम आ सके। आज सुबह सुबह जब मैं उठी तो मुझे कुछ मौसम में थोड़ी सी तब्दीली, बिल्कुल एक ना दिखने वाली तब्दीली नज़र आई, जिससे एक अंदर एक ताजगी का एहसास हुआ। यानी कि कुछ मुझे खुनकी नज़र आई। मौसम के बदलने के थोड़े से असरात ऐसे नज़र आए कि शायद कहीं पे कोई, लेकिन बहरहाल अक्टूबर का महीना आपको पता ही है सख्त तरीन गर्म महीना होता है। वैसे भी नॉर्मली अक्टूबर गर्म होता है, लेकिन इस दफ़ा ऐसा लग रहा था कि गर्मी की शिद्दत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस जो है ये हमें बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है हमारी ज़िंदगी पर, ख़ास करके हमारे इन ममालिक में जो खत्ते के इस जगह पे हैं जहाँ पे मौसम की शिद्दत बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। जैसे कि हीट वेव की बात है, अगर दुनिया भर की बात की जाए तो उन सख्त तरीन ममालिक में भी जहाँ पे सख्त तरीन सर्दी होती है वहाँ पे भी हीट वेव का एलिमेंट पाया जाता है और लोग उससे कितनी अमवात भी हो जाती है और हम हीट से बचने के लिए क्या क्या तदाबीर कर रहे होते हैं। लेकिन अक्टूबर के महीने की जो हीट होती है वो उसमें तपिश भी होती है और उसमें सख्ती भी होती है, लेकिन उसके अंदर आसानी ये होती है कि उसके बाद आपको एक नवीद होती है अच्छे मौसम की। कहते हैं ना कि आप आने वाली चीज़ों के लिए अच्छी उम्मीद रखें तो आपका जो आज का दिन है वो वैसे ही खुशगवार हो जाता है। हर मुश्किल के बाद आसानी है और बात ये नहीं होती कि आपको तकलीफ़ मिले अगर आपने उससे कुछ सीखा नहीं। ज़िंदगी में हम हमेशा बात करते हैं, मसला ये नहीं होता, बात ये होती है कि आप हर आने वाले वक्त से और गुजरने वाले वक्त से अगर आप कुछ सीख के नहीं गए तो फिर वो बेकार है, चाहे वो गलती हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो जब मौसम की बात करते हैं तो यहाँ पे हम अगर अपने जो चारों बड़े सूबे उनके हवाले से बात करें तो पंजाब में इस वक्त स्मोक की बहुत ही बुरी सूरत हाल है। स्मोक होता क्या है, यानी कि ये जो पोल्यूशन होती है और स्मोक इनको मिला के, चाहे इसमें फुजला हो, हम कह सकते हैं कि जो फैक्ट्रीज़ के जो जलने का फजला होता है वो हो, या फिर उसके अलावा और फ़िज़ाई आलूदगी हो, वो सारी चीज़ें मिलकर स्मोक की सूरत हाल इख्तियार कर लेती हैं। और स्मोक कितना ज़्यादा आपके लिए, आपकी तबीयत के लिए और आपके सांस के लिए कितना ज़्यादा तकलीफ है और कितना ज़्यादा मुज़र है, इस हवाले से हम बात हमेशा ही करते हैं। लेकिन बताने का मकसद सिर्फ ये था कि जो पंजाब है और लाहौर के जो शहर है उसके हवाले से भी बता रही हूँ कि वहाँ पर स्मोक की बहुत ही शदीद बुरी हालत है और वहाँ पर ग्रीन लॉकडाउन कर दिया गया है। अब इसके हवाले से मैं आपको क्या बताऊं कि ग्रीन लॉकडाउन ये किस चीज़ होती है। इसमें मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है और 8 बजे के बाद कुछ जो हॉट स्पॉट एरियाज़ हैं उसमें बारबेक्यू भी नहीं हो सकता और वहाँ पे चिंची रिक्शा जो होते हैं उसकी वजह से भी बड़ी बहुतात है, उसको भी मना कर दिया गया। और ये सारी सूरत हाल एक संगीनी की इख्तियार कर रही है। इसके ऊपर भी हम मज़ीद अपने अगले प्रोग्राम्स में बात करेंगे। लेकिन स्मोक वाकई इससे आपको सांस की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा पैदा हो रही हैं और आपको एक खांसी और एक जो एक अंदर सफोकेशन का सिलसिला है वो रुक नहीं रहा और लोग इस तरह के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। इंशाल्लाह इसके ऊपर एक भरपूर प्रोग्राम करेंगे। अब बढ़ेंगे थोड़ा सा पोलियो के हवाले से, बच्चों में बढ़ते हुए पोलियो केसेस, इसकी वजूहात क्या हैं। जो पाकिस्तान में एक मुहिम चलाई जा रही है 28 अक्टूबर से शुरू हुई और ये 3 नवंबर तक ये जारी रहेगी। इस मुहिम का मकसद, जैसा कि हमने आपको बताया कि 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चे के करीब इनको पोलियो के क़तरे पिलाए जाएंगे और इस मुहिम का हिस्सा आप भी बनिए और हर उस ख़ानदान को इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए जिनके घर में 5 साल तक के बच्चे मौजूद हैं। उनको खुदारा अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन दी जाए और विटामिन ए की इजाफी खुराक भी साथ साथ दी जा रही है। इसकी रीज़न ये है कि बच्चों के अंदर इम्यूनिटी बढ़े और वो ताकत के साथ अपनी आने वाले जो कोई भी किसी भी किस्म के असरात होते हैं उससे बचाव मुमकिन हो सके। बेसिकली पोलियो के ड्रॉप्स है कि ये आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करते हैं किसी भी आने वाले ख़तरात से। और पोलियो होता क्यों है, ये गंदगी से होता है, ये जरासीम होते हैं जो फुजले के ज़रिए आपके हाथों या आपके पेट तक मुंतकिल होते हैं, फिर उसके बाद वो जो भी कोई रास्ता होता है वहाँ से ट्रांसमिट होते रहते हैं। इसी के ऊपर बात करेंगे। बहुत ही प्यारी मेरी मेहमान ग्रामी और बहुत प्यारी डॉक्टर यहाँ पे मौजूद है, डॉक्टर ज़ुरैश शहबाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, खैरियत से। डॉक्टर साहब ये जो थोड़ा सा मैंने खुलासा दिया आपको, चाहे वो स्मोक के हवाले से हो, चाहे वो अभी तो हम पोलियो की बात करेंगे, लेकिन स्मोक वाकई गला कितना ख़राब करता है। स्मोक में सबसे पहले आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो क्योंकि जलता है ना फजला, तो उसमें आपका जो है वो ऑक्सीजन कंटेंट कम होता है, तो डेफिनेटली आपको आँख के अंदर जलन, नेजल ब्लॉकेज और चोकिंग वाली इफेक्ट होता है। तो इसी वजह से इसमें जो मास्क पहना है वो इसलिए ताकि जो, क्योंकि आप हम भी जब ब्रीथ करें तो कार्बन डाइऑक्साइड ही एक्सेल कर रहे होते हैं, तो बाहर भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा है। तो मास्क पहनाने का जो मकसद है वो ये होता है कि आपको बाहर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो गंदी हवा है, वो आप ज़्यादा इनहेल ना करें, अपनी ही नॉर्मल ब्रीदिंग जो है वो उसको रखें। तो स्मोक का बहुत नुकसान है डेफिनेटली आपकी, ये दिस इज़ अ मेन कॉज के पोल्यूशन है सबसे इम्पोर्टेंट। हमारी जिस तरह से आबादी बढ़ी, जिस तरह से हमारे व्हीकल का यूजेस बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल कंजम्पशन हो रहा है, तो स्मोक का लेवल भी आप तो कराची में तो नहीं है ना? कराची में नहीं, लाहौर पंजाब साइड पे। लेकिन पोल्यूशन के हवाले से अगर हम बात करें तो लाहौर और कराची ऑन एंड ऑफ नंबर 1 नंबर 2 पे कभी कभी आ जाता है। दुनिया भर के हवाले से बात करें, दिस इज सो अलार्मिंग सिचुएशन। डॉक्टर साहब
अब ये जो हम मुहिम चलाते हैं, जैसे कि अभी भी चल रही है और पाकिस्तान में भी बहुत तेज़ी के साथ इसके ऊपर काम हो रहा है, हम अगर उसके ऊपर मिथ्स के ऊपर बात करें ना, कि लोगों के बड़े दिमागों में एक गलत मिथ है कि जी जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, चाहे वो मेल में हो चाहे वो फीमेल में हो। इसके ऊपर बात करना बेकार है मेरे ख्याल में। लोगों को जो वाकई पढ़े लिखे हैं उनको समझ भी आते हैं, और जिनको नहीं समझ आ रही उसमें जाहिल और पढ़े लिखे का सवाल नहीं है मेरा जहाँ तक ख्याल है, क्योंकि हमारे घर के जो हाउस हेल्प है वो भी बच्चों को पोलियो पिला रहे हैं। नहीं जो पिला रहे हैं वो लोग नहीं पिला रहे जो अपने आप को या तो अक्ल कुल समझते हैं या फिर ज़्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं। मैं राइट? बिल्कुल। एक्चुअली बहुत से लोगों को ये वहम है कि जैसे आपने देखा कि फर्टिलिटी को जो है वो हैम्पर करती है। तो हमारे यहाँ तो जो आबादी का आप शरह देखें, शरह आबादी वो तो वही है जी। कोई आबादी की शरह में कोई कमी तो आई नहीं है, तो ये बढ़ी रही है, बल्कि बढ़ ही रही है। तो ये स्ट्रॉन्ग विथ आपका खुद ब खुद ही जो है वो टूट जाता है। दूसरा ये कि बहुत से लोगों को लगता है कि इतना ज़्यादा पोलियो पिला रहे हैं तो क्यों पिला रहे हैं, शायद इसमें कोई हुकूमत का या लोगों का कोई पर्सनल बेनिफिट्स है। देखिए इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहाँ पे पोलियो पाया जाता है। और हमारे पास लास्ट ईयर तक सिर्फ सैंपल पॉजिटिव था। अगर कहीं पे भी सेवरी सैंपल पॉजिटिव हो तो बच्चे रिस्क पर होते हैं। ठीक है। इस रवा साल में हमारे पास अब तक 40 केसेस हो चुके हैं, 40 प्लस ही हो गए, 40 प्लस हो गए हैं। और वो इनमें से कुछ ऐसे भी जिनके चारों लिम्ब जो है वो मुतासिर हुए हैं। ठीक है। अच्छा। तो फिर उन लोगों की लाइफ क्या होगी ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ देखें, फैमिली के ऊपर कितना बर्डन है, शहरी होते ऐसे हमारी हुकूमत के ऊपर, हमारी ओवरऑल कंट्री के ऊपर बर्डन आ जाता है ना इस तरह के बच्चे अगर होते। दूसरा, अगर आप पोलियो वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो नुकसान बच्चे का, उस बच्चे को तो नहीं पता 5 साल तक कि मुझे अगर कोई जिस्मानी माजूरी हो जाती है तो मेरी आगे लाइफ में क्या डिफिकल्टीज होंगी। ये तो माँ बाप की जिम्मेदारी है। बार बार पोलियो पिलाने, किसी भी बच्चे को ना पोलियो फ्री होने के लिए कम से कम 15 से 20 डोजेस पोलियो की जानी चाहिए और उसके बाद फिर उस लेवल को मेंटेन करना जरूरी है। तो डॉक्टर दुरुशेवार एवरी 3 मंथ्स पे आपको पोलियो के खतरे क्वार्टरली बिल्कुल होता है, यानी कि साल में 4 दफा कम से कम। अच्छा, अगर बिलफर्ज आप पोलियो टीम आपके घर तक नहीं आई है, हो जाता है कभी आप घर पे नहीं है या मिस हो गई या वो आए हो, तो कितना ज़रूरी है माँ बाप के लिए कि आप उस जगह पे जाके? देखिए इस वक्त अगर पोलियो की टीम घर पर नहीं आती तो आपके यहाँ यूनियन काउंसिल के ऑफिसेज बने हुए हैं, वहाँ पे जाएं। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं अब तो वहाँ पे पोलियो के बूथ लग गए हैं, वहाँ पे हर एक के घर के करीब क्लिनिक्स होने, कोई टर्शियरी हॉस्पिटल ज़रूर से होता है, तो पिलाना ज़रूरी होता है। और डेफिनेटली बहुत से पेरेंट्स को ये भी लगता है कि जैसे अभी कैंपेन आई है, ये नहीं तो अगली में करा लेंगे। अगर आप नहीं कराएंगे तो इम्यूनिटी देखिए 6 महीने के लिए डिक्लाइन हो जाएगी, क्योंकि आपके लिए 3 मंथ्स के बाद दूसरा कैंपेन 3 मंथ्स पर आएगी। तो आप अगर वो नहीं पिलाएंगे तो 6 मंथ्स में इम्यूनिटी कहाँ डिक्लाइन होगी। और इस वक्त हमारे पास जो सेवरेज सैंपल्स है उसमें इतने ज़्यादा पोलियो के वायरसेस पाए जा रहे हैं कि कोई भी बच्चा जो है वो पोलियो पॉजिटिव हो सकता है 5 साल से। अभी एक केस हमारे पास कोयटा में ऐसा है जो बच्चा 5 साल का ही है। अच्छा। ठीक है। हुआ ये कि लास्ट में उसकी इम्यूनिटी नहीं थी, वैक्सीनेशन नहीं दी, तो उसने कहा अपने 5 से पेरेंट्स को तो 5 साल का होगा तो ना दे, लेकिन क्योंकि उसकी डिक्लाइन इम्यूनिटी थी उसको पोलियो। लेकिन डॉक्टर दुरुशेवार मैंने ये भी सुना है कि बड़ों में भी हो जाता है पोलियो। जी बिल्कुल। अगर तो फिर वो क्या करें, अगर 5 साल तक आपने फर्ज करें कि बच्चे को पिला दिया तो 5 साल के बाद वो क्या सेफ हो गया? सेफ एक्चुअली इम्यूनिटी बढ़ जाती है। अब जिससे आप देखें हम लोग बहुत से ममालिक में ट्रैवल करते हैं तो आप देखें पाकिस्तानी अडल्ट को भी जो है वो पोलियो पिलाना पड़ता है, इसलिए कि हम कैरियर स्टेट में बन जाते हैं। अच्छा। अगर मेरे पास वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं है, इम्यूनिटी नहीं है और एंटीबॉडीज प्रॉपर नहीं बने तो मैं अडल्ट होकर भी मुतासिर होती हूँ, लेकिन चांसेस ज़्यादा जो है वो अंडर 5 ईयर्स तक या अप टू 5 ईयर्स ऑफ एज में ज़्यादा होता है। अच्छा से अच्छा, लेकिन अब फर्ज करें कि जैसे कि पोलियो टीम आई और आपका बच्चा 5 साल क्रॉस कर गया तो वो खुद भी नहीं पिलाएंगे? नहीं पिलाते, वो उसमें नहीं होता, क्योंकि वो हमारे पास जो मार्किंग होती है, जो एज लिमिट है, वो पोलियो की वैक्सीनेशन की हर एक वैक्सीन की टाइम लिमिट होती है। तो जो पोलियो के ड्रॉप्स की मैक्सिमम लिमिट है वो 5 ईयर्स है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि पोलियो के कतरे जब वो लेके चलते हैं तो एक फ्रीजर या बर्फ में रखे होते हैं, एक तो उसकी रीजन भी बताइएगा, और कितने हद तक चांसेस हैं कि अगर खराब पोलियो चला गया बॉडी में या अल्लाह ना करे, मतलब ये चीजें इसलिए कह रहे हैं लोगों को ये भ्रम होता है। जो आए भी होते हैं, हम जैसे अपने घरों में होते हैं, हम ये भी बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, पता नहीं हाथ साफ है या नहीं, वो हमारे यानी छोटा बच्चा जो इन्फेंट होता है कितना उसका ख्याल रखा जा रहा होता है ना, कि उसकी जो फीडर्स हैं उनको कितना स्टेरिलाइज किया जा रहा है, हाथ स्टेरिलाइज, और फिर एक बाहर का बंदा आके जो हज़ारों जिसमें जरासीम है और वो जर्म्स के साथ वो निकाल रहा है, तो इसको भी थोड़ा एक्चुअली देखिए हमारे जो पोलियो वर्कर्स की टीम्स होती है पूरी उनकी ट्रेनिंग होती है। इस तरह से नहीं होता कि वो लोग उठते हैं और आ जाते हैं। आपने देखा होगा उनके पास एक ब्लू रंग का आइस बॉक्स होता है, जिसके अंदर जो है वो आइस बॉक्स के अंदर बाकायदा वो जो हमारे पास किट्स होती हैं उसके अंदर आइस ट्यूब्स होती हैं जिसके अंदर वो रखते हैं और उसके अंदर फिर पोलियो के ड्रॉप्स रखते हैं। पोलियो के ड्रॉप्स मैं सबसे कहती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं है तो आप सबसे पहले उनसे कहें एक्सपायरी दिखा दें, वो आपको खुद से दिखा देते हैं। ठीक है। उसके अंदर एक टेम्परेचर मार्कर होता है, लाइट पर्पल कलर का होता है, वो आप चेक कर लीजिए और उसको चेक कर ही पिलाते हैं। दूसरा कलर पोलियो का ऑरेंज लाइट पिंकिश कलर का होता है।
दूसरा आपका सवाल था अगर पोलियो एक्सपायर्ड है, ख़राब है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं है तो पोलियो वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा। पोलियो वैक्सीन करती क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन की हम बात करते हैं तो वो क्या करती है आपके गट के अंदर जाके पेट के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाती है, आपके जो हमारी सिक्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर उसकी एंटीबॉडीज़ बनती हैं और फिर वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो गट के ज़रिए एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। अच्छा। अगर आपके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रॉपर बन चुकी हैं तो आपको सफिशिएंट है तो वो भी एक्सक्रीट हो जाएगी। अगर वो एक्सपायर्ड है या कुछ है तो कुछ नहीं करेगी, वो ऐसा नॉर्मल पास आउट हो जाएगी। अच्छा। होता क्या है वैक्सीन देने का जो फ़ायदा है, जो हम बार बार पोलियो वैक्सीन ओरल देते हैं, जैसे आपने देखो कि हर 3 मंथ्स में हम क्यों देते हैं, उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने किसी भी एक एरिया के 50 या 60 बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाए तो अब वो गट के अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा वायरस, अब वो जब गट से एक्सक्रीट होगा तो सेवरेज सिस्टम में मिलेगा, तो वो आपका सेवरेज सिस्टम के अंदर पोलियो वैक्सीन आपकी प्रॉपर हो जाएगी, तो आपका पूरा एरिया जो है वो वैक्सीन से बच जाएगा। यानी कि वो जो जगह जगह पे नाले होते हैं तो वो भी आपकी यानी वो पोलियो जो है वो आपके फुजला के साथ बाहर जा रही है, तो उस एरिया में भी क्लीनिंग होगी क्योंकि देखिए किसी भी मुल्क को पोलियो फ्री होने के लिए उसके केसेस और एनवायरमेंटल सैंपल 3 साल तक आपको नेगेटिव होना चाहिए। तो जो हम ये कराते हैं तो उससे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी होती है, यानी आपका पूरा एरिया जो है वो वैक्सीनेट होगा अलॉन्ग विद द सेवरेज लाइन। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जैसे 2022 की बात की जाए तो हमारे पास एक केस भी नहीं आया था, तो क्यों ये फिर आपको क्या लगा? क्योंकि नॉर्मली मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है, जो मुझे समझ आती है बात, चूंकि अफगानिस्तान में 1-2 केसेस या ज़्यादा केसेस से वहाँ से ट्रैवल करता। जी बिल्कुल, नकल मकानी की वजह से। देखें जब हमारा कोविड का दौर था तो 19 मंथ्स तक वी वर पोलियो फ्री ना, तो 1.25 साल ऐसा था कि हम होपफुल थे कि बस 1-1.25 साल और निकलेगा तो इंशाल्लाह विल बी पोलियो फ्री रेडिकेशन हो जाएगी। लेकिन जैसे ही कोविड स्टॉप हुआ तो लाजिम बात है हमारे ट्रैवलिंग शुरू की। हमारे जो अफगान ट्राइब्स आते हैं यूजुअली आपको पता है कि वहाँ पे वैक्सीनेशन इतनी प्रॉपर नहीं होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग वैक्सीनेशन नहीं है, तो वही वाली बात, जो अडल्ट हैं जैसे मैंने कहा मैं और आप भी जो वो कैरियर बन जाते हैं, तो वो वहाँ से कैरी करके अगर आए और उसने यहाँ पे एक्सक्रीट कर दिया तो मेरा सेवरेज सिस्टम, आपको पता है हमारा सेवरेज सिस्टम अगर एक दफ़ा मुतासर हो जाए तो वो ट्रैवलिंग करता है। और फिर जो एक्चुअली लोग कहते हैं ना कि सेवरेज सिस्टम कहते हैं, हमारे यहाँ बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में भी फ्लॉ है ना, हमारा सेवरेज सिस्टम कहीं ना कहीं जाके असल में वो ना रुक जाता है, वो फ्लश नहीं होता ना स्पीड से फ्लश नहीं होता, वो यही वजह है मेरा ख्याल। सैनिटेशन हमारा जो वाटर सेवरेज सिस्टम है वो कहीं ना कहीं हमारा मिलता है सेवरेज से, तो कंटेमिनेशन हो जाती है। अब वही वो कंटेमिनेशन पीता है बच्चा और फिर जो वो अगर वायरस एंटीबॉडीज नहीं तो फिर वो इन्फेक्टिव हो जाएगा। अच्छा, तो डॉक्टर साहब मुझे ये भी बताइएगा कि ये छोटे छोटे सवाल इसलिए पूछूं कि जिस वक्त आप बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स पिला रहे होते तो वो पोलियो ड्रॉप्स कतरे कितने होने चाहिए? अगर ये कतरा भी ज्यादा हो गया तो उसका कोई फर्क होता है, ये कतरा कम हो गया तो उसका भी फर्क? देखिए 2 कतरे तो मिनिमम जाने चाहिए, ज्यादा होने का कोई नुकसान नहीं। वही मैंने हमने आपसे कहा अगर गट में जाएगा मल्टीप्लाई होगा, एंटीबॉडीज बनाएगा और एक्सक्रीट हो जाएगा, लेकिन मिनिमम हर बच्चे को हर बार 2 कतरे आपने जरूर से देने होते हैं। और जो हमारा स्टाफ होता है या हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो इतने ट्रेन होते हैं, और आपने देखा होगा अब तो वीडियो क्लिप्स इतनी सोशल मीडिया पे कि वो ऊपर से गिर भी जाए तो इट्स नॉट एन इशू, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, कोई इसकी क्रॉस एंटीबॉडीज का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है इसका बिल्कुल भी। ये तो बड़ी अच्छी आपने बात की। अच्छा, जिस वक्त हमारा बच्चा पैदा होता है और हम उसको डॉक्टर सबसे पहले वैक्सीनेशन कराते हैं, उसका कार्ड बनता है 18 महीने का, 5 साल तक का कार्ड बन रहा होता है, चाहे डिप्थीरिया हो गया या और बहुत सारे आपको वैक्सीनेशन हो रही होती है, उस वक्त भी पोलियो के खतरे बच्चे को पैदा होते पिलाए जाए? बिल्कुल, पोलियो हमारे हुकूमत की तरफ से एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है जो 1978 से जो पाकिस्तान में चल रहा है, और उसके अंदर 5 साल तक के बच्चों को जो है वो वैक्सीनेशन होती है, जिसमें पहले 15 महीने तक हुकूमत की तरफ से फ्री होती है वैक्सीनेशन, जिसमें पैदाइश पे 6 हफ्ते 10 हफ्ते 14 हफ्ते 9 महीने और 15 महीने पे डिफरेंट बीमारियों से बचाव, जैसे टीबी है, खन्नाक है, काली खांसी है, तपेदिक है, पीलिया है, और उसमें हर वैक्सीनेशन के साथ पोलियो के ड्रॉप्स भी दिए जाते हैं। अच्छा, और फिर वही वाली बात, 5 से 6 डोजेस हो गई। अब हमें क्योंकि हमारे पोलियो वायरस का लोड बढ़ गया तो फिर हम इसलिए कैंपेन्स बार बार चलाते हैं ताकि वही वाली बात कि 15 to 20 डोजेस एटलीस्ट उसको जाएं, ताकि वो अगर अल्लाह ना करे वायरस अटैक करेगा ना, ठीक है, तो एंटीबॉडीज होंगी तो हल्का फ्लू वगैरह होकर खत्म हो। जब वो बच्चा बड़ा होकर सवाल करेगा कि मैं तो ना समझता मगर आप तो समझदार थे। बिल्कुल, एक्चुअली देखिए वो वाली बात है ना कि अगर बच्चे के अंदर कोई भी जिस्मानी माजूरी हो जाएगी तो उसका कॉन्फिडेंस वैसा नहीं रहता। मेरे पास एक पेशेंट ऐसी है जो खुद पोलियो, उसका हाथ अफेक्टेड हुआ। अच्छा। और वो वाली बात है कि जो अफेक्टेड होता है वो ज़्यादा फील करता है, तो वो अपने बच्चों को इतना रिलीजियसली पोलियो पिलवाती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि सारी ज़िंदगी मैंने किस ट्रॉमा से अपने आप को
गुजारा है। तो वही वाली बात है कि अगर आपने बच्चों को चलाना है, और सिर्फ हमारे जहनों में बहुत से लोगों को कि सिर्फ शायद टांगों पर ही अफेक्ट करता है, पोलियो वायरस आपके सारे मसल जिस्म के जितने, क्योंकि जब वो वायरस आपका होता है वो जाता है, सिर्फ लोअर बॉडी नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी भी पट्टे को अफेक्ट कर सकता है, कमर पे भी आ सकता है। जी, हमारा जो सांस लेने वाला पट्टा है डायफ्राम, उसको भी अफेक्ट कर सकता है। क्या होता है? सांस नहीं ले सकता, डेथ हो सकती है फौरन से। इस अभी जो हमारे 39 केसेस है उसमें से 4 बच्चे ऐसे जिनकी अमवात भी हुई है, क्योंकि वो बेचारे माल नरिश थे, 1-2 का डायफ्राम अफेक्ट हुआ। तो यही होता है कि जब आपका जो वायरस है ना, वो आपका दिमाग के अंदर एंटीरियर मोटर न्यूरॉन हमारा होता है, स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ जाके बैठ जाता है, और फिर वो हमारी किसी भी हिस्से को मुतासिर कर सकता है। वो अपर लिम्ब भी हो सकता है, एक हाथ भी हो सकता है, ऊपर के दोनों हाथ भी हो सकते हैं, दोनों पैर भी हो सकते हैं, और चारों हाथ पैरों को भी मुतासिर कर सकता है। तो इसमें ये होता है कि अगर बच्चे की यहाँ पे ये ब्रेन को तो नहीं डैमेज करता? ब्रेन देखिए जाता तो ब्रेन के अंदर है, अफेक्ट वैसे करता है, लेकिन जो ब्रेन से रिलेटेड जैसे बहुत से लोगों को होता है कि जहनी माजूरी, वो नहीं करेगा, लेकिन साइकेट्रिक इलनेसेस कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइए कि हमने अक्सर नाम सुना है सीपी चाइल्ड का, ये क्या होता है? सीपी चाइल्ड तो एक अलग चीज़ है, वो तो कौन से सिंड्रोम्स होता है? वो सिंड्रोम नहीं होता एक्चुअली, सीपी स्टैंड फॉर सेरेब्रल पाल्सी। ठीक है, इसमें ये होता है कि दिमाग, ये भी आते हैं आपके पास बच्चे? बिल्कुल, डेफिनेटली। और ये किस डेफिशिएंसी की वजह से होता है? सेरेब्रल पाल्सी डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होती एक्चुअली, बर्थ पे अगर बच्चा प्रॉपर नहीं रोया है, क्योंकि जब हम बच्चा पैदा होता है तो क्योंकि माँ के पेट में, तो वो बिल्कुल नॉर्मल एक पैरासाइट की तरह से तैर रहा होता है। जब वो बॉडी से बाहर निकलता है, एक्सपेल आउट करता है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन, तो फ़ौरन से बच्चे के लंग एक्सपेंड करते हैं, तो बच्चा रोता है। जैसे ही बच्चा रोएगा तो लंग एक्सपेंड करेंगे, हार्ट वर्क करेगा, और ब्लड की सप्लाई ब्रेन को जाती है, तो फ़ौरन से बच्चा एक्टिवेट हो जाता है। जो बच्चे अगर वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, रोते नहीं हैं, या ट्विन डिलीवरी होती है, या उनकी क्राई इतना अच्छा नहीं, तो उनको ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी नहीं जाती, तो फिर वो जो चीज़ है, वो जो डेफिशिएंसी करती है, वो कहलाती है सेरेब्रल पाल्सी। उसके अंदर भी जिस्मानी माजूरी, लेकिन उसके साथ जहनी माजूरी भी होती है, जो कि पोलियो में नहीं होता। इलाज नहीं होता? नहीं, इलाज नहीं होता। फिर उसमें हम जो है सपोर्टिव थेरेपीज देती हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो बच्चे ऑटिज्म, जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं या ऑटिज्म होता है, वो किस क्यों? ऑटिज्म, और अगर हम ADHD की बात करते हैं, वो बिहेवियरल जो है वो प्रॉब्लम है। उसमें ये क्या होता है, देखें अब देखें जैसे पोलियो, वो आपने कहा कि हमने जैसे कहा कि पैदाइश लेके 5 साल तक के बच्चों को मुतासिर करेगा। सेरेब्रल पैल्सी आपको पैदाइश पे जैसे नहीं मिला, या बाद में कभी ऐसे झटके पड़ गए, गर्दन तोड़ बुखार हुआ है। और ये गर्दन तोड़ बुखार बताइएगा, ये क्या चीज़ है? इनकेफेलाइटिस, यानी वो बुखार जो हमारे दिमाग की झिल्ली को मुतासिर करता है, उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं, आम ज़बान में गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं। तो उसमें आपकी सोजिश हो जाती है, तो हमारा ब्रेन का हर हिस्सा कोई ना कोई काम कर रहा होता है, तो जब वो अफेक्ट हो जाता है तो फिर डेफिनेटली कोई ना कोई पार्ट अफेक्ट हो जाता है, तो वो मेनिंजाइटिस सेरेब्रल पाल्सी में आ जाता है। इसी तरह से जैसे आपने भी कहा कि अगर ऑटिज्म और अगर हम ADHD की बात करते हैं, ये बिहेवियरल प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, अभी जब हमने सेरेब्रल पाल्सी की बात की, तो यानी दिमाग का कोई हिस्सा मुतासिर है, वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं गई, ऑक्सीजन नहीं गई, तो वो हिस्सा काम नहीं कर रहा। ठीक है, वो वहाँ से डेड हो गया, तो बॉडी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब उसमें बच्चा बैठेगा नहीं, चलेगा नहीं, बोलेगा नहीं, या बिल्कुल लिम्पी बेबी आ सकता है, या हाइपोटोनिक बेबी आएगा। ऑटिस्टिक और ADHD जो वो बिहेवियरल प्रॉब्लम है। अच्छा, ये माँ के पेट से होती हैं चीज़ें या बाहर आके होती हैं? ADHD और बिहेवियरल तो आपका जो है वो ऑटिज्म जो बाहर है, क्योंकि आपका ऑटिज्म भी बाहर है। जी, होता ये है कि ऑटिज्म भी माँ के पेट से नहीं आता। तो ये इल्जाम हमारे माशरा तो हर चीज़ का इल्जाम जो है वो माँ के ऊपर डालता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो है ना वो न्यूरोनल फंक्शंस करता है। ऑटिज्म जो है ना वो स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, यानी ब्रेन हमारा बहुत सारे काम कर रहा होता है, सोचना है, बोलना है, समझा है, तो उसके लिए हमारे न्यूरॉन्स की एक स्पीड होती है जिसके ऊपर वो काम कर रहे होते हैं, वो स्पीड डिस्टर्ब हो जाती है, उनका वो कनेक्शन जो है वो सही से नहीं हो पाता। तो उसमें फिर बच्चों को स्पीच थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी देके उन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ऑटिज्म अगर वर्बल है, नॉन वर्बल, उस हिसाब से इनका कोई इलाज नहीं है? ट्रीटमेंट होती है, बच्चे की ज़िंदगी को हम बेहतर बना सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है ना कि मतलब अगर नॉन वर्बल है तो हम उसको वर्बल नहीं कर पाएंगे, लेकिन वर्बल वाले बेहतर हो जाते हैं। अब देखो उसकी भी टाइप्स होती है, माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर है। माइल्ड टू मॉडरेट है कि वो थोड़े बहुत जो है वो लाइफ एक्सपेक्ट नॉर्मल रूटीन्स की तरफ आ जाते हैं, आम बच्चों की तरह से चीज़ें कर सकते हैं। डेफिनेटली वो बिल्कुल उसी तरह से स्कूल गोइंग नहीं होते, लेकिन दे कैन डू नॉर्मल थिंग्स। मॉडरेट टू सीवियर वाले जो हैं उनकी लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, पेरेंट्स को डेफिनेटली उनके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह से मुझे ये भी बताइएगा, जो पोलियो होता है ये माँ के पेट से तो नहीं होता? नहीं, पोलियो वायरल डिजीज अभी हमने कहा, देखिए वैक्सीन से हो रहा है ना, वही मैं बता रही हूँ कि मतलब अगर अल्लाह ना करे माँ को पोलियो है अंदर कहीं, या नहीं भी है, या उसने कुछ ऐसा कुछ खा लिया, या किसी तरह से वो जो जर्म था वो उसके अंदर चला गया और बच्चा जो है वो प्रेग्नेंट है, तो फिर
कैरियर हो सकती है, लेकिन पोलियो से नहीं जा मुतासिर तो सकते। प्लासेंटल ट्रांसफ्यूजन एज सच नहीं, क्योंकि वो जैसी वाली बात है, हम बर्थ फॉर से वैक्सीन दे देंगे तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, लेकिन मदर के पोलियो से होने से बच्चे में पोलियो होना या अगर ऐसा होता नहीं है, मुतासिर नहीं है। ये एक्चुअली यूजुअली वैक्सीन इंड्यूस है, जिसकी वजह से अगर आप वैक्सीन प्रॉपर्ली देंगे तो बच्चा डेफिनेटली सेफ हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हम जो सूरत हाल अब की देख रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने कोविड के हवाले से बताया, तो कोविड ने तो दुनिया ही बदल दी। हम सब बड़े बेसिक्स पे आ गए, हम सब ने बड़े एहतियात करना शुरू कर दी, हर चीज़ को क्लीनिंग के साथ और उसकी कहा जाए ना कि उसको बड़ा सैनिटाइज करके। तो क्या हमें इन्हीं चीज़ों के ऊपर आना पड़ेगा, या हमें मतलब इतनी ख़तरनाक वो दौर गुजरा है और आपने देखा कि उन 19-20 महीनों में पोलियो केसेस नहीं आए, लेकिन ये कि अब ज़ाहिर है ज़िंदगी का पहिया चल रहा है, अब आप बाहर निकलेंगे तो चीज़ें भी होंगी। तो आज हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? ये पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क ही रह गया है, अगर आप ज़ाहिर है अफगानिस्तान को भी शामिल कर लें क्योंकि वो मिला हुआ है, तो क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वैक्सीनेशन कंपलसरी है। हर बार हर बच्चे को 5 साल से पहले जब भी कैंपेन आए, या उसकी रूटीन इम्यूनाइजेशन है, या अगर आपको लगता है कि उसकी कोई डोज मिस हो गई, तो उसको अपने पोलियो वायरस के पोलियो ड्रॉप्स हैं वो कम्प्लीटली पिलाएं ताकि इम्यूनिटी बढ़े। दूसरी, उसकी हेल्थ इम्यूनिटी के साथ साथ उसकी जो बेसिक नेसेसिटी, देखें बच्चा अगर बर्थ, वही बात करें, अगर बर्थ वेट बच्चे का अच्छा होगा तो बच्चा हेल्दी रहेगा, उसको डिजीजेज होने के चांसेस कम होंगे, उसकी वैक्सीनेशन प्रॉपर होगी तो उसकी इम्यूनिटी अच्छे से बनेगी ना। बच्चे का वेट का इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है कि हमारे माल नरिशमेंट तो है ना, माल न्यूट्रिशन हमारे इतनी ज़्यादा है। माल न्यूट्रिशन के अंदर क्या होगा, इम्यूनिटी कम होगी, इम्यूनिटी कम होगी तो आपको वायरल डिजीज हो सकती है। ये एक विशेष यही मेरा एक सवाल ये था कि कभी कभी ये भी होता है कि हमने देखा है कि किसी बच्चे को पोलियो तो अटैक ज़्यादा होती है चीज़ें। अच्छा, ये कौन सी बीमारी होती है जिसमें बच्ची की बॉडी छोटी रह जाती है और पोलियो भी अगर हो तो? माल नरिश कहलाते हैं, जिसको हम कहते हैं PEM कहलाते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहलाते हैं ये बच्चे। इनके अंदर क्या होती है, बड़ी बात है कि बचपन में बच्चों को जो है प्रॉपर एनर्जीज नहीं मिलती। प्रोटीन हमारे क्या, माएँ दूध पिलाती, सिर्फ दूध ही पिलाती रहती है। डाइट 6 मंथ पे जो प्रॉपर शुरू करनी चाहिए, हेल्दी वीनिंग होनी चाहिए, वो नहीं होती। दूध, अच्छा वीनिंग स्टार्ट होती है तो उसमें भी सिर्फ दूध की बनी हुई अशिया दी जाती, गोश्त का इस्तेमाल नहीं होता, दालों का इस्तेमाल नहीं होता, सब्जी फलों का इस्तेमाल नहीं होता। तो अब क्या है कि प्रोटीन लॉस हो रहा है। जब प्रोटीन लॉस ही नहीं है, बच्चे का इम्यूनिटी नहीं बनी तो मसल मास नहीं बनेगा। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये भी बताएं ना, अब जैसे किसी के खानदान में ये होता है कि मुझे नहीं पता, उसे CP चाइल्ड कहते हैं, एक बच्चा हुआ, वो उसके अंदर कोई एबनॉर्मैलिटी है, वो छोटा रह गया और वो 10-15 साल 20 साल भाई जवान हो गई लड़की, एक और भी इसी तरह की हुई, 3 बच्चे एक के बाद एक, उसकी क्या रीजंस होती है? उसके कजन मैरिज भी? कजन मैरिज देखिए, वो बहुत सारी हमारे यहाँ जो ना मेंटल एबनॉर्मलिटी जिसको हम कहते हैं, शॉर्ट स्ट्रेचर है, इसमें हमारे पास एक डिजीज होती है MPH। इस तरह के जो MPH है वो हमारे जेनेटिक चलता है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, उसके लिए वर्कअप करना पड़ता है। अगर एक ही फैमिली में, अच्छा बहुत ज़्यादा कजन मैरिजेस की वजह से भी घर में ही 3 बच्चे, एक है वो एक्चुअली डेफिनेटली कोई ना कोई ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होती है जो पाई जाती है। तो उसमें शॉर्ट स्ट्रेचर जिसको हम कहते हैं कैंड्रोप्लेजिया जिसका नाम है, इसमें बच्चे का बॉडी भी छोटा होगा, टमी भी छोटा होगा, हाथ भी छोटे मोटे, इसको हम बहुत से लोग शॉर्ट स्ट्रेचर करते हैं। तो जहनी तौर पे तो ठीक होगा, लेकिन उसका जिस्मानी वो एक स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है जो जेनेटिक चलती है और फैमिली में होती है। अगर इस तरह से जैसे किसी भी फैमिली में अगर कोई हाइड्रोकेफेलस है, कोई CP चाइल्ड है, कोई शॉर्ट स्ट्रेचर है, तो फिर जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी होती है ना, उसमें डॉक्टर्स बड़े अलर्ट हो जाते हैं, वो काउंसलिंग भी करते हैं। उसमें बच्चों के कुछ मदर की प्रेगनेंसी के दौरान कुछ टेस्ट होते हैं, इम्यूनोसेंटेसिस जिसको हम कहते हैं, वो हम करवा के देखते हैं। फिर उसमें हम काउंसलिंग करते हैं कि जेनेटिक काउंसलिंग बहुत जरूरी है। डेफिनेटली हम ट्रीट तो नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब ये चीजें ट्रीटेबल नहीं है? और जो जेनेटिक, मुझे एक बात बताएं, जैसे कि अब मैं जिनकी बात बता रही हूँ फैमिली के अंदर ही है, वो दोनों मियाँ बीवी फर्स्ट कजन, उनके माँ बाप भी फर्स्ट कजन। अब उनके माँ बापों का तो पता नहीं, लेकिन ये कजन मैरिज, लेकिन मैं सिर्फ दीन के लिहाज से भी बात कर रही हूँ कि कुरान में तो ये कहा गया है कि जी आप अपनी खालाओं, फुप्पियों, चचाओं, तो उनके बच्चों से आप शादी करें। तो ये मेडिकल जो एक डिसेबिलिटी आ रही होती है, ये क्यों आती है? देखिए, कजन मैरिज में हमारी बहुत सी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होती है, छुपी हुई डिजीज होती है ना। अगर आप एक ही खानदान में मिसाल के तौर पे कर रहे हैं, तो किसी में अगर ब्लड डिजीज है, किसी में कोई अगर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी, वो क्रोमोसोम्स तो चेंज नहीं हो रहे ना, वही क्रोमोसोम चल रहा है। तो इट इज रिकमेंडेड, और दीन भी कहता है कि 3 नस्ल के बाद आप एक जनरेशन आउट जो है वो आप खानदान से बाहर करें, ताकि कोई दूसरा क्रोमोसोम आपकी फैमिली के अंदर इंट्रोड्यूस हो सके, क्योंकि वो म्यूटेशन होती है। तो फिर डेफिनेटली हमारे चेंजेस आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दुरेशवार साहिबा, आपसे इतनी अच्छी मालूमात देती हैं और मेरी इतनी पसंदीदा डॉक्टर मैं आती, मैं खुद कितने सारे सवाल कभी कभार आउट ऑफ द टॉपिक जाके भी पूछ लेती हूँ, क्योंकि मुझे वाकई मैं इल्म हासिल करती हूँ। और मैं नाज़रीन आपके लिए मैं यही चाहती हूँ कि जो मैं सीखती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप तक मुंतकिल करें, और आप इस प्रोग्राम को देखने का सबब सिर्फ यही होता है ताकि आप उन चीज़ों से बच सकें और अपने जहनों को थोड़ा ताज़ा कर सकें और अपने आप को थोड़ा सा ब्रॉड कर सकें, विजन
ताकि आने वाली नस्लों के लिए खैर हो सके। तो जनाब आज के प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपके साथ उस्मा एजाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद।